Welcome friends, welcome on your YouTube channel Competilia. Competilia starts the questions of confusion examination hall series for the aspirants and competitors which are some slightly confused at the time of the examination. तो इस परिप्रेक्ष्य में हम प्योरीफाइड वर्जन ऑफ जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी के प्रॉपर फोल्डर को अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉम्प्टेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छे वीडियोस हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मूल अधिकारों का रक्षक, गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है, नागरिकों के फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। क्या कहा जा रहा है कि मूल अधिकारों का रक्षक। सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर्स को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। वी हैव गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल पावर्स एग्जिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुप्रीमेसी, दैट्स सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के पास कौन कौन सी पावर्स है, कौन कौन से अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय जो है गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मूल अधिकारों का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान के आर्टिकल 32, हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है, उत्तरदायी ठहराता है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, वह का मतलब सुप्रीम कोर्ट, वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसको दिया गया है कि नागरिकों को मूल अधिकारों का आप रक्षक हैं और आप संविधान के आर्टिकल 32 के तहत आपको विशेष रूप से ऐसा उत्तरदायी ठहराया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। मतलब मूल अधिकारों का हनन जहां नहीं हो रहा उसके बारे में सोचे, समझे, निर्णय करे। ये था फर्स्ट पॉइंट। आप नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं कॉम्प्टेरिया पर। और इनकी रक्षा के लिए, इनकी का मतलब मूल अधिकारों की, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? मूल अधिकारियों की रक्षा के लिए क्या करता है? कौन कौन सा स्पेशल पावर है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। आपने अर्लियर पढ़ा होगा ये सब चीजें। प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। देखिए सारी चीजों को लागू करता है, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जारी करता है। इतनी चीजों को वो जारी कर सकता है। आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जारी कर सकते हैं। कौन? माननीय उच्चतम न्यायालय। और क्या कर सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार ही तो है, हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को, वो व्यक्ति जो है जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किसी भी
लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, देखिए मूल अधिकारों का रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसके सारे बिंदुओं को। और संविधान के अनुच्छेद 13(2), संविधान का आर्टिकल 13(2) क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल 13(2) कहता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कि वह ऐसी किसी सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि, सुप्रीम कोर्ट वह का मतलब ऐसी किसी भी विधि या कानून को या लॉ को, ऐसी किसी विधि, सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी विधि को, देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर द पावर्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट, वह का मतलब ये यूज हुआ है, वह वर्ड किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है, को शून्य घोषित कर सकता है। किस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों का हनन कर दे, जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो, कम करती हो, छीनती या न्यून करती हो, डिक्रीज करती हो, जैसा कि आप इंग्लिश मीडियम से अगर आप हैं बिलोंग तो न्यून करती है। देखिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव दैट डिस्क्राइब हैव डिटेन दैट कि भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, नागरिकों के मूल अधिकारों का, नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट रक्षक है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैव द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ citizen of India and according to the article 32 that have supreme court have the special power, मतलब सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है कि वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, कैसे अधिकारों को लागू करने के लिए, वह यानी कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इनकी मतलब मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, if any case the decline of the fundamental right of any person or citizen of India that, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। वो किसी भी सिविल कोर्ट, जूनियर कोर्ट, अपर डिवीजन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उसको कुछ ना समझ में आए, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इलेबोरेट दैट कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है। कोई विधि, कोई कानून बना है कि जो कि मूल अधिकारों को, नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो, मतलब कि छीनता हो या उनके अधिकारों को कम करता हो, तो ऐसे न्याय को, ऐसे विधि को, लॉ को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है, हैव डिक्लाइन। नोट डाउन करें, अपनी कॉपी पे हम रिवीजन करते हैं थोड़ी देर में। वीडियो बनाओ।
देखिए आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मूल अधिकारों का रक्षण। हम जो पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर, उसके अंतर्गत हमारी टॉप हेडिंग है इंडियन जुडिशियरी, भारतीय न्यायपालिका। मूल अधिकारों का रक्षक, गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। किसका रक्षक है? नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार की इच्छा, उत्प्रेषण जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे वो सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। किसकी शरण ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 13(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैव डिस्क्राइब दैट कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि, ऐसी किसी भी लॉ को शून्य घोषित कर सकता है, डिक्लेयर द डिक्लाइन ऑफ दैट लॉ इन विच, कि जिसमें कि मूल अधिकारों को छीनती है वह लॉ या मूल अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है उनके अधिकारों को, उनके प्रभाव को, तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। कैसा घोषित कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करे और लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार की इच्छा और उत्प्रेषण जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में वो डायरेक्ट जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13(2) कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। अब हम आगे का पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इसी टॉपिक पे। हमें मिटाना होगा, ये जगह नहीं हमारे व्हाइट बोर्ड पे। अभी इस रीडिंग के अंतर्गत हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। I hope you are experienced completers. Note down on your notebook the very important and crucial points of the 45% of the gist of the NCERT of Indian Polity and Constitution. Now beware that if you are not note down in your notebook, that is your mistake. आप एक मिस्टेक कर रहे हैं अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं नोट कर रहे हैं तो। सिर्फ ऑडियो और विजुअल करने से नहीं, दैट हैव नोटेड द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम नोट करेंगे और देखेंगे। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या होता है? मौलिक मतलब मूल। मौलिक क्षेत्राधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट का। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि मौलिक का मतलब हर एक नागरिक के मूल अधिकारों से संबंधित की सुनवाई सीधे, इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीमेसी। इसकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उच्चतम न्यायालय, जिस मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ होता है कि उच्चतम न्यायालय सीधे इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय कर सकता है। और इसमें पहले निचली अदालत में सुनवाई, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं। निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ऐसे कार्यों में मौलिक क्षेत्राधिकार के मामले में जब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो जरूरी नहीं कि निचली अदालत में सुनवाई जरूरी हो। जरूरी नहीं है इस केस में, जरूरी नहीं क्या? निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। और क्या जरूरी नहीं है और क्या जरूरी है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संघीय संबंधों से जुड़े, संघीय मतलब क्या होता है? सेंट्रल से जुड़े, संघीय संबंधों से जुड़े, केंद्रीय, संघीय का मतलब केंद्रीय, संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। कहां आते हैं? सेंट्रल के जितने भी मुकदमे होते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं।
किस न्यायालय में जाते हैं? डायरेक्टली उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। और क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस द गार्जियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द आवर सुप्रीमेसी कोर्ट दैट हैव नेम सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के मौलिक अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों, सुप्रीम कोर्ट को संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों, संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों, जितने भी डिस्प्यूट हैं, में एक अंपायर, जैसे आपके क्रिकेट में एक अंपायर होता है, या तो एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है, या निर्णायक की भूमिका देता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, कहने का मूल्य है कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या पावर देता है? सुप्रीम कोर्ट का मौलिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को, उसे का मतलब सुप्रीम कोर्ट को संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक, उसे एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। संघीय मामलों के मामले में सुप्रीम कोर्ट को एक अंपायर निर्णायक की भूमिका देता है मौलिक क्षेत्राधिकार के मामले में। किसी भी संघीय व्यवस्था में, किसी भी संघीय व्यवस्था में एनी एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो मामले होते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के बीच तथा, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में और विभिन्न स्टेट्स के बीच में तथा विभिन्न राज्यों के बीच, विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना, कानूनी विवादों का उठना, जैसे कि नदी परियोजना, नदी के जल की जो बंटवारा चल रहा है कृष्णा नदी का दो स्टेट्स के बीच में, तो वो भी हो गया कि विभिन्न राज्यों के बीच में परस्पर कानूनी विवाद। इस तरीके का उदाहरण हो गया जो मैंने बताया कृष्णा नदी का, दो राज्यों के बीच विवाद। तो कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्या नेचुरल है? संघीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के में परस्पर, विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवाद का उठना स्वाभाविक होता है। ऐसे विवादों को हल करने के लिए कैसे? केंद्र से राज्यों को और राज्यों के बीच राज्यों के परस्पर विवादों के उठने की केस में ऐसे विवादों को हल करने की जिम्मेदारी केवल हाई कोर्ट की नहीं होती है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट की होती है। दैट आई नोटेड ऑन योर नोटबुक। को हल करने की जिम्मेदारी क्या केस है? यू हैव क्लियर्ड, सुप्रीम कोर्ट की है। यू हैव क्लियर्ड और नॉट? देखिए इसमें क्या है, हम बताना चाह रहे हैं कि संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। तो ऐसे विवाद, केंद्र और राज्य के बीच के विवाद और राज्य और राज्य के बीच के विवादों, तो ऐसे विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, उच्चतम न्यायालय की है। कैसे विवादों को? केंद्र एवं राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के परस्पर। कैसे विवाद? कानूनी विवाद कि उठने के मामले में जो स्वाभाविक होता है कि उठता है, तो ऐसे विवादों को हल करने की जिम्मेदारी
ऐसे विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक क्षेत्राधिकार क्यों कहते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार, मूल अधिकारों का रक्षक, तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन मामलों को केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। क्लियर पॉइंट? Why should we call fundamental jurisdiction? Cause such type of disputes have only sought out by Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे भारतीय संविधान में। जब आप कोर्स करेंगे एलएलबी का, विधि का, प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, ये टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। संघ राज्य के बीच में विवाद, राज्य राज्यों के बीच में विवाद, राज्यों की परिभाषाएं भी आपको समझाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार की राज्यों की परिभाषाएं। स्टेट सिर्फ एक राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, स्टेट एक संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार की चीजें आप जब विधि पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगी। तो यह इसको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद का टॉपिक हम ऊपर पढ़ते हैं। अभी हमारा डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मौलिक क्षेत्राधिकार का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक है। इसको अगर आप मन से पढ़ते हैं निश्चित तौर पे नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। यू हैव द enhancement in your knowledge that you are a special queue from the queue of the experience। आप एक विशेष श्रेणी में शामिल हो जाते हैं अगर आप इन महत्वपूर्ण लेक्चर्स को और इन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को अवशोषित करते हैं। You can absorb, if you can absorb the such fundamental conceptual the gist of the version of the gist of the NCERT by Whitey Comteria, that you have to stand on a specific line of the competitors, that because we have create the purified version of the gist of the NCERT or crux of the NCERT of the given folder in polity and constitution, that have we earlier discussed that कि मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है और इनकी सुनवाई, इन मामलों की सुनवाई केवल और केवल मौलिक क्षेत्राधिकार के मामलों की सुनवाई, द हियरिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन, नॉट बाय हाई कोर्ट, SC means high court, not by high court and not subordinate courts, the hearing of the fundamental rights is not heard by any high courts or any subordinate courts. That have only heard by Supreme Court. आपने इसी अधिकार का प्रयोग करके, आपने इस अधिकार का प्रयोग करके, कौन? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, अपने इस अधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को हल करता है, न केवल विवादों को सुलझाता है, बल्कि न केवल विवादों को ही सुलझाता है बल्कि, यानी और भी, बल्कि का मतलब और भी क्या कर सकता है, और इसमें ऐड होगा, संविधान में दी गई
संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। Now the conclusion is that on the case of the fundamental right of any citizen of the India, the Supreme Court has the supremacy power, and that such disputes that are the hearing is not only high courts or any subordinate courts of the India, it is only and only heard by Supreme Court of India, and that have clarified the such disputes, but they have protected the constitutional values of central and state governments and have to powers and describe the powers of that bodies. That body means संघ राज्य सरकारें। किनकी शक्तियों की व्याख्या करता है उच्चतम न्यायालय? माननीय राज्य सरकारों और संघ की व्याख्या भी करता है। ऐसे मामलों की सुनवाई न तो हाई कोर्ट्स में होती है और न ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो सकती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस अधिकार का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट न केवल विवादों को सुलझाता है, दैट नॉट सॉर्ट आउट ओनली द डिस्प्यूट्स, बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। दे हैव एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल पावर्स have written in Constitution of India। ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा का दौर आपके समक्ष कॉम्पिटेरिया लेकर आया है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? हमारा आज का टॉपिक था मूल अधिकारों का रक्षक, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक, सुप्रीम कोर्ट द गार्डियंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके समक्ष हम लाएंगे। जो भी विद्यार्थी गरीब हो, असहाय हो, पढ़ाई में मन न लगता हो, किसी प्रकार से कॉन्सेप्चुअल या उनका डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस लेवल लो हो, उनको दिखाइए हमारे वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इसको देखें, मोटिवेट हों। और हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो फोल्डर चल रहा है, दैट हैव बी एक्सप्लेन्ड द प्रेजेंट सिनेरियो in that folder we work on that folder is named as Indian Polity and Constitution, which is a very important part of the UPSC, PCS, SSC, SSC, all kind of the state and central government's one-day and main examination. Now support the videos, subscribe Comteria YouTube channel, like and share more and more, and press the bell icon. When I uploaded that lecture, then you have comes a short notification if you have बेल आइकन्स ऑल लेवल। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को शुभ नवरात्रि और शुभ रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। पाक महीने और हमारे शुभ हिंदू वर्ष नवरात्रि की जो भी लोग देख रहे हो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय आदिशक्ति।